नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी तय। दोनों का राजनीतिक कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा। खुली चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। स्पेक्ट्रम की ऊंची नीलामी से नहीं बढ़ेंगी कॉल दरें। दूरसंचार मंत्री का विपक्षी पार्टियों पर मंत्रालय को बदनाम करने का आरोप। गंगा सफाई के लिए सरकार बनाएगी कानून। प्रधानमंत्री की राज्यों से मिशन मोड में काम करने की अपील। राज्यों की फंड बढ़ाने की मांग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी घर जाकर देंगे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। और जर्मन सह पायलट ने जानबूझकर गिराया जर्मन विंग्स का विमान। फ्रांसीसी विशेषज्ञों का दावा। जानकारों की मांग, कॉकपिट में किसी भी समय 2 पायलट के होना बने अनिवार्य। आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की पार्टी से छुट्टी तय हो गई है। गुरुवार को दोनों धड़ों के बीच मध्यस्थता की सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने इन दोनों नेताओं का राष्ट्रीय कार्यकारिणी से त्यागपत्र मंजूर कर लिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस्तीफे से इनकार किया है। हर तरह से उनके सामने रगड़ के, हाथ जोड़ के, मतलब हर तरीके से कोशिश किया। आप यकीन कीजिए कि इस परिवार को बचाने के लिए हमने भरसक कोशिश, हर प्रयास किया। बावजूद इसके जिस तरीके से आज उन्होंने जवाब दिया कि हमें आप लोगों पे भरोसा ही नहीं है कि 28 के बाद आप कोई बात मानेंगे, ये बहुत अफसोसजनक है। आम आदमी पार्टी का भीतरी कलह अब पूरी तरह सतह पर आ चुका है। पार्टी का कहना है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की ज्यादातर मांगे मान लेने के बावजूद ये दोनों अरविंद केजरीवाल को पार्टी संयोजक पद से हटाने की जिद पर अड़े हैं, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है। संयोजक पद का फैसला पार्टी 28 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लेगी। प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव ने जो इस्तीफा दिया था, वो 5 उन्होंने जो बातें कही थी वो 5 बातें मान ली गई हैं। बाकी अरविंद केजरीवाल को हटाने का जो निर्णय, अरविंद केजरीवाल का जो मंजूर कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल को हटाने का जो उनका प्रस्ताव है, उस पर पार्टी निर्णय नहीं ले सकती। वो नेशनल काउंसिल निर्णय लेगी 28 तारीख को। 10 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। वहां पे अरविंद को हटाकर योगेंद्र यादव जी को पार्टी का कन्वीनर बनाया जाएगा। ये फैसला कर किया गया। अब इसका मतलब आप लोग निकालिए कि क्या मतलब होता है इसका। हालांकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस्तीफे की बात को झूठा करार देते हुए चुनौती दी है। उन्होंने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी से बाहर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दोनों नेताओं ने खुली चिट्ठी में पार्टी के प्रति अपनी चिंता जताई है। I am really disappointed and shocked by the manner in which this PAC members and our senior colleagues in the party are dealing with this matter. इस्तीफा देना चाहते हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम इस्तीफा जरूर देंगे। वही हमने लिख के दी थी, कितने 15 दिन में 10 दिन हो गए हैं बातें लिखे हुए, हमने लिख के दी थी। वो इस बातों को लागू कर दें। आज तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल शाम तक कर दें। हम पक्का उन्हें परसों सुबह इस्तीफा दे देंगे। वो बैकडेटेड एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महज 2.5 साल पुरानी पार्टी में अब फूट औपचारिकता मात्र रह गई है। पार्टी के कई नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर किसी तरह की रियायत बरतने का विरोध कर रहे हैं। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे जैसी सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके राज्य में निवेश पर टैक्स छूट देने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्य को 50,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई केंद्र करे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी। नीतीश ने बिहार के विकास पर नरेंद्र मोदी से बात की और राज्य के लिए कई तरह की सहूलियतें मांगी। प्रधानमंत्री ने इन मांगों पर विचार का भरोसा दिया है। ये हमारा दायित्व भी है कि बिहार के विकास से संबंधित समस्याओं से केंद्र को हम अवगत कराएं और अपनी बात रखें, और तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को रख दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने मुख्य रूप से 4 मांगे रखी। नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य की तरह ही विशेष छूट देने की मांग की। बिहार में निवेश लाने के लिए टैक्स में छूट की बात भी नीतीश ने रखी। नीतीश के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से बिहार को अगले वित्त वर्ष में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। उन्होंने बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड पर स्थिति साफ करने की मांग की है। विशेष सहायता की बात की है और जो पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक बीआरजीएफ के माध्यम से जो पैसा मिलता था उसको जारी रखने की मांग की है। तो इसको लेकर हमने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी और उसमें जो राय उभरी थी उसके आधार पर हमने ज्ञापन भी राज्य की तरफ से सुपुर्द किया। नीतीश ने 26 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी। 2013 में जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नीतीश पिछले महीने वापस मुख्यमंत्री बने थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जाट आरक्षण के समर्थन में बीजेपी के जाट नेता कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिले। इसमें केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और संजीव बालियान के अलावा खाप पंचायतों के कई प्रतिनिधि शामिल थे। जाट नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कानूनी दायरे के भीतर मुद्दे के समाधान का भरोसा दिया है। बीजेपी ने जाट आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का मन बनाया है। पार्टी ने इस बारे में एक समिति गठित की है जो जाट आरक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसकी निगरानी का जिम्मा दिया गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी से जुड़े कई जाट नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जाट नेता भी इस दल में शामिल थे। पिछली सरकार ने जब लाई थी इस जाट आरक्षण को, उसमें जो कमियां रही थी जल्दबाजी में, उनकी तरफ इशारा किया है। उन कमियों को दूर किया जाएगा, रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी, एनसीबीसी से रिपोर्ट मांगी जा सकती है टाइम बाउंड मैनर में, और भी बहुत तरीके हैं सरकार के पास। प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि सरकार और पार्टी दोनों हमारे साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि पार्टी हमारे साथ है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी जाट आरक्षण के समर्थन में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने पहुंची। उधर कांग्रेस ने जाट आरक्षण की गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। बॉल जो है एनडीए सरकार के कोर्ट में है, सरकार ने फैसला लेना है और उनको ही उनकी जिम्मेवारी है इसको। यूपीए सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस फैसले को खारिज कर दिया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जाट बहुल इलाकों में भारी सफलता मिली थी और शायद यही वजह है कि पार्टी ग्रामीण इलाकों में मिले इस नए जनाधार को खोना नहीं चाहेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्यों से मिशन मोड में काम करते हुए ठोस रवैया अपनाने को कहा है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा नदी की सफाई का काम चुनौतीपूर्ण है। केंद्र सरकार स्थायी समाधान के लिए राज्यों से विचार करके विधेयक भी लाएगी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को रखा। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्यों ने केंद्र से ज्यादा फंड की मांग की। घाव देते हुए मुख्यमंत्रियों ने राज्यों से मिलने वाले प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के काम को एक जन अभियान के रूप में लिया जाएगा। हम लोगों ने उनसे कहा कि जो फंडिंग पैटर्न है जिसके अंदर 70% सेंटर देता है, 30% राज्य को करना पड़ता है, जो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं उनके लिए 30% धन की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम हो जा रहा है। आप मदद करें। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि गंगा नदी को साफ करने में केंद्र सरकार राज्यों को हर मुमकिन मदद देगी। प्रधानमंत्री ने जागरूकता कार्यक्रम पर फोकस करते हुए इस मुहिम में जन भागीदारी को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। गंगा नदी की सफाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार विधेयक लाएगी। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक का परिणाम ये आएगा कि अब राज्यों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ भावनात्मक रूप से समाविष्ट किया है इस कार्यक्रम में, इससे अब कार्यक्रम में तेजी आएगी। माननीय मुख्यमंत्रियों ने कुछ नए सुझाव जो रखे हैं उसमें भी हमने राज्यों से कहा है कि वो इसमें तेजी से हमारे साथ में सहयोग करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समन्वयक की भूमिका निभाई।
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ताजा स्पेक्ट्रम नीलामी से कॉल रेट बढ़ने की आशंका को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस नीलामी से टेलीकॉम ऑपरेटरों पर प्रति मिनट 1.3 पैसे का मामूली भार पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों ने कुल 1,09,874 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और बोली लगाने वाली कंपनियां 20 साल में इसका भुगतान करेंगी। इस तरह से उन पर वार्षिक 5,300 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जिससे कॉल दरों पर मामूली दबाव बनेगा। 30,000 करोड़ के साथ आइडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर स्पेक्ट्रम से जुड़े तमाम पहलुओं पर मंत्रालय को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। Each mobile phone talks every month on an average 350 minutes. Now remember 97 crore mobile, 350 minutes monthly talk. 97 into 350 into 12 months every year comes to 4,74,400 crore minutes. Now if you divide this by 5,300 crores, which is the yearly load, then it comes to 1.3 पैसा per connection. संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाश रही है। जानकार मानते हैं कि सरकार चाहे तो संविधान के प्रावधान के तहत इस बारे में फैसला ले सकती है। आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। आइए इसी मसले पर देखते हैं खास रिपोर्ट। क्या 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मान्यता प्राप्त दलों से सुझाव मांगे गए हैं। यही नहीं, आम लोगों और संस्थाओं से भी इस बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। Overall opinion, public opinion is created that why every time, every year we have to go to the polling station and vote for the government. Why not we have allow the government which is elected for 5 years should see that their promises which were made in their election manifesto being implemented. बार बार होने वाले चुनावों में भारी भरकम खर्च इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह है। चुनावों के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बार बार चुनाव होने से लगने वाली आचार संहिता से सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा साल भर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहने वाले चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों पर भी ध्यान देने में मदद मिलेगी। जानकारों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करने के लिए कई फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे कुछ राज्यों में लोकसभा के मद्देनजर चुनाव पहले कराए जाएं और जिन सरकारों का कार्यकाल खत्म हो चुका हो वहां आम चुनावों की तारीखों तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलीजुली सरकार रहे या राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर सरकार चाहे तो सबसे पहले ये हो कि जहां 6 महीने के अंदर चुनाव या साल भर के अंदर चुनाव होने वाले हैं वो एक साथ कराए जाएं। दूसरे ये कि जहां भी विधानसभा को विघटित किया जाता है वो इस बात को ध्यान में रख के किया जाए। हालांकि देश के संघीय ढांचे में राज्यों की सरकारों और विधानसभाओं को इसके लिए राजी करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दरअसल 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ ही होते रहे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने पर यह सिलसिला टूट गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। शिक्षा के अधिकार कानून के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन देश के लगभग 50% बच्चे स्कूल से दूर हैं। जंतर मंतर पर देश भर से स्कूल के बच्चे, शिक्षाविद और शिक्षा के अधिकार को लेकर आवाज उठा रहे संगठनों ने प्रदर्शन किया। स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे शिक्षा का हक हासिल करने के लिए राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 5 साल पहले राइट टू एजुकेशन कानून तो बना, लेकिन बच्चों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। देश भर के पिछड़े इलाकों से आए ये बच्चे अब भी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आखिर इन बच्चों को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा, जरा सुनिए इन्हीं की जुबानी। पानी कहते घर से लेके आओ, अपने
घर से एक बोतल लेके आओ तो पियो। बाथरूम भी साफ नहीं रहता हमारे स्कूलों का। जो टीचर का टॉयलेट है वो तो साफ है, वो खाना आता वो भी अच्छा नहीं आता, उसमें भी कभी कभी कीड़े आ जाते हैं, कभी कंकर आ जाते हैं। उनको कैसे खाएंगे बच्चे, और बीमार पड़ जाएंगे उन्हें खा के। तो हमारे स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अगर टीचर नहीं आते तो अरेंजमेंट लगता है, तो वो वाले टीचर नहीं आते, और आते हैं तो अपने बातों में लगे रहते हैं, बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस साल 1 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन कानून के 5 साल हो जाएंगे। कानून में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी हक दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि 60 लाख बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। केवल 8% स्कूल ही कानून के सारे मानकों को पूरा करते हैं। 12% स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। निजी स्कूलों में 25% गरीब छात्रों का कोटा 70% खाली रह जाता है। इस सरकार ने 27,000 करोड़ से घटाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने वाले एसएसए का बजट 22,000 करोड़ कर दिया। ये जो बजट की कटौती है, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे लागू होगा, आप हमको बताइए। रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि केंद्र का बजट कम होने से कहीं राज्य सरकार इस कानून के प्रति और लापरवाह न हो जाएं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद यमन में सत्ता पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई तेज। क्योंकि जो करते हैं थिएटर वाले, जो थिएटर में करके आते हैं या कॉलेज में करके आते हैं, वो गलत तरीके से करते हैं। I'm just the stupid common man wanting to clean his house. अब तेरे को क्या होना? पिंजरा खोलेंगी तो तू भी उड़ जाएगा। अरे उड़ेंगे तो सारी चीज का वे काट लेंगे तेरे को। असरानी है, सुभाष घई है, वो कहने लगे सब, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। ये डैनी डेंजोपा बाद में कहने लगे हम तो एक्टिंग सीखने आए थे और आप कह रहे एक्टिंग मत करो। नमस्कार, मैं रोशन तनेजा हूँ, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर लोगों के साथ राज्य सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम लोगों के समान अवसर और सुविधाएं देने के कानून के तहत मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए राज्यों को भूमिका तय की गई है। कोर्ट ने दिल्ली के आशा किरण होम की दुर्दशा के मामले की सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र और राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा कि सरकारें अपने राज्य में मानसिक रूप से कमजोर लोगों के हितों के लिए क्या कर रही हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगली 8 जुलाई को होगी और आशा किरण होम में मानसिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मामला आशा किरण होम के बारे में है, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसे लोगों की दशा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण की किसी योजना से इनकार किया है। नागर विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने दिल्ली में कहा कि फिलहाल निजीकरण की किसी योजना पर काम नहीं चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि नुकसान में चल रही कंपनी एयर इंडिया में सुधार से जुड़े रोड मैप तैयार करने के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। महेश शर्मा ने कहा कि सरकारी विमानन कंपनी होने के नाते आपात स्थितियों में एयर इंडिया की कुछ सामाजिक बाध्यता भी है और निजीकरण की संभावना को टटोलने से पहले इन पर भी गौर करना होगा। विमानन उद्योग जगत के जानकार लंबे वक्त से घाटे से उबारने के लिए एयर इंडिया के निजीकरण की मांग कर रहे हैं। एयर इंडिया कंपनी नुकसान और कर्ज तले दबी है। एक अनुमान के मुताबिक एयर इंडिया करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। स्लमडॉग मिलेनियर के लेखक और वरिष्ठ राजनयिक विकास स्वरूप भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे। 1963 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे विकास स्वरूप 1986 में भारतीय विदेश सेवा से जुड़े।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर वो सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विकास स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस, जर्मनी और कनाडा दौरे से लौटने के बाद अप्रैल में कार्यभार संभाल सकते हैं। वो सितंबर 2013 से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत हैं। विकास सर्वाधिक बिक्री वाले उपन्यास Q&A के लेखक हैं। हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इसी उपन्यास पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने 6 सस्पेक्ट्स और एक्सीडेंटल अप्रेंटिस जैसे चर्चित उपन्यास भी लिखे हैं। फ्रांस में मंगलवार को हुए विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विमान के वॉइस रिकॉर्डर की जांच से पता चला है कि हादसे के वक्त कॉकपिट में सिर्फ सह पायलट मौजूद था और उसने कैप्टन के लिए दरवाजा नहीं खोला। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक सह पायलट एंड्रियास लुप्टेज ने जानबूझकर विमान को हादसे को अंजाम दिया है। जर्मन विंग्स की दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट 4U9525 के ब्लैक बॉक्स की जांच में सामने आया है कि सह पायलट विमान को जानबूझकर नीचे पहाड़ियों की ओर ले गया और सब कुछ तबाह कर दिया। हादसे के कुछ वक्त पहले विमान का कैप्टन कॉकपिट के बाहर गया था, लेकिन खतरनाक मंसूबा बनाए सह पायलट आंद्रेस लुबित्स ने उसके लौटने पर दरवाजा नहीं खोला और वो अपने साथ सभी 150 यात्रियों को मौत की ओर ले गया। ऐसे में अब कॉकपिट में एक समय में कम से कम 2 लोगों की मौजूदगी की मांग उठने लगी है। Currently, there is not the requirement to have 2 members in the order in the cabin. After this order, there will be a requirement to have 2 members in the cabin. The failing here is only allowing 1 person in the cockpit at any one stage. I would either say it's an absolute rule that no matter what is happening, there should always be 2 people in the cockpit, or alternatively. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से पता चला कि विमान के टकराने से ठीक पहले कैप्टन ने दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिश भी की थी, लेकिन 28 वर्षीय जर्मन नागरिक लुबित्स का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद विमान के लगातार नीचे आने पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगा और फिर सिर्फ विमान के टकराने की धमाकेदार आवाज ही रिकॉर्ड हुई। ये विमान मंगलवार को दक्षिणी फ्रांस में उस वक्त हादसे का शिकार हो गया था जब वो स्पेन के बार्सिलोना से जर्मनी के डसेलडॉर्फ जा रहा था। विमान में सवार 144 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों में से किसी की जान नहीं बच पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात यमन के हालात की, जहां सत्ता पर कब्जे को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है। सऊदी अरब के नेतृत्व में गुरुवार को भी हवाई हमले जारी रहे। वहीं हूती समर्थकों ने भी राजधानी सना में सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। जानकारों के मुताबिक इससे इलाके में हालात और खराब हो सकते हैं। इस बीच राष्ट्रपति मंसूर हादी की सऊदी अरब में पनाह लेने की खबरें भी हैं। यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई जारी है। सहयोगी सेना ने राजधानी सना में एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इन हमलों में रिहायशी इलाकों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं सऊदी अरब के सहयोगियों में अब जॉर्डन भी शामिल हो गया है। जॉर्डन के अलावा कुवैत, बहरीन और कतर यमन में सैन्य कार्रवाई में सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं। حاليا ليس في المراحل الحالية أي تخطيط لعمليات قوات برية، ولكن لو استدعى الأمر فالقوات البرية السعودية جاهزة وقوات الدول الصديقة. الجامعة العربية لديها جيش هيروح يحارب ويحرر ويعمل. هذه أول مرة هناك قوة سوف تنشأ وتعمل باسم الدول العربية. यमन की राजधानी सना में बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब के हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इधर यमन पर सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई पर ईरान ने कड़ा एतराज जताया है। ईरान ने विश्व समुदाय से इन हमलों को फौरन रोकने की अपील की है। ईरान का कहना है कि इससे यमन में हालात और खराब हो सकते हैं। تدخل السافر دليل على إجرام هذه الأسرة الظالمة أسرة آل سعود، لكن هذا الاعتداء سيعود عليهم بالوبال وسيعود عليهم بالخزي والعار بإذن الله تعالى। अमेरिका में रिपब्लिक सेनेटरों ने यमन में हिंसा पर चिंता जताई है। जानकारों के मुताबिक सऊदी अरब की इस कार्रवाई से जातिगत हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। We're on the verge of a full-scale proxy war in Yemen between Iran and Sunni Arab states that could spill over into Syria, Iraq, Bahrain, Libya, Lebanon, Jordan. The outbreak of conflict in Yemen, despite being a local conflict, is part of a broader sectarian war that is ongoing in the Middle East. यमन के हालात पर भारत भी नजर बनाए हुए है। सरकार यमन में फंसे करीब 3,500 नागरिकों की सुरक्षित वापसी की हर मुमकिन कोशिशों में लगी है।
विदेश मंत्रालय यमन में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। यमन की स्थिति के बारे में 24 घंटे जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सरकार पहले ही लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश वापसी की सलाह दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से आज सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग के उनके आवास पर ही होगा, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री और 11 बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 2009 में सक्रिय राजनीति से अलग हुए थे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये अल्फाज उनकी जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से अमिट छाप छोड़ी। वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा। इसी वजह से उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखने वाली भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ भी की। वाजपेयी के उदार चरित्र की वजह से ही वो समाज के सभी तबकों में लोकप्रिय रहे। अटल जी को भारत रत्न दिया जाए और उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि लंबे समय तक हमने उनके नेतृत्व में काम किया है और वो इस भारत रत्न के सही हकदार भी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल ने ग्वालियर और कानपुर में पढ़ाई के बाद पत्रकारिता में करियर शुरू किया। बाद में 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में 1977 से 1979 तक वो विदेश मंत्री रहे। इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष बने। वाजपेयी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1996 में वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, लेकिन सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके और उनकी सरकार गिर गई। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 1998 के आम चुनाव के बाद वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव एनडीए के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए और गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ। वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 के चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार हुई और 2009 में खराब सेहत की वजह से वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी तय। दोनों का राजनीतिक कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा। खुली चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। स्पेक्ट्रम की ऊंची नीलामी से नहीं बढ़ेंगी कॉल दरें। दूरसंचार मंत्री का विपक्षी पार्टियों पर मंत्रालय को बदनाम करने का आरोप। गंगा सफाई के लिए सरकार बनाएगी कानून। प्रधानमंत्री की राज्यों से मिशन मोड में काम करने की अपील। राज्यों की फंड बढ़ाने की मांग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी घर जाकर देंगे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। और जर्मन सह पायलट ने जानबूझकर गिराया जर्मन विंग्स का विमान। फ्रांसीसी विशेषज्ञों का दावा। जानकारों की मांग, कॉकपिट में किसी भी समय 2 पायलटों का होना बने अनिवार्य।